अरे निखिल, निखिल, ज़रा इधर आओ। निखिल, जो कि 8 साल का मासूम सा बच्चा था, भागकर अपने पापा के पास आया और बोला, हाँ पापा, क्या हुआ? क्यों बुलाया? मेरी बॉलिंग आने वाली है। झल्लाकर बोला। निखिल के पिता यानी वीर ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मेरी बात का जवाब दो, फिर चले जाना। ये बताओ, दादाजी ने पानी का बिल जमा किया? तुम तो उनके साथ ही रहते हो। नहीं पापा, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो कल कर देंगे, मासूमियत से निखिल ने कहा। तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। खूब समझता हूँ मैं उनको। सोचा होगा अपने पैसे क्यों खर्च करूँ, बेटे का घर है, खुद ही कर देगा। तुम्हारे दादाजी ये शुरू से ही ऐसे हैं, मैं खूब जानता हूँ उन्हें। चलो तुम जाओ, खेलो। वीर गुस्से में बोला। पिता पुत्र का ये संवाद वहीं पार्क में बेंच पर बैठे एक 70 साल के बुजुर्ग सुन रहे थे। जाने उनको क्या सूझी। उन्होंने निखिल के जाने के बाद वीर को आवाज़ लगाने लगे। बेटा ज़रा सुनो। हाँ जी अंकल, बोलिए। वीर ने बहुत ही शिष्टाचार से कहा। बेटा, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर तुमको ठीक लगे तो। वीर बुरे दिल का नहीं था। बुजुर्ग की बात सुन वो गेट के अंदर आकर अंकल के साथ बेंच पर बैठ जाता है। क्या ज़रूरी बात करनी है? मैं तुम्हारी ही बिल्डिंग के 11वें फ्लोर में रहता हूँ। आप जैसे अपने बेटे से अपने पिता के बारे में बात कर रहे थे, ये अच्छा नहीं। अंकल ने कहा। ओह अंकल, माफ़ कीजिए, लेकिन ये मेरा निजी मामला है। मुझे लगा आपको मेरी मदद चाहिए। वीर बेंच से उठने की मुद्रा में बोला। बेटा गुस्सा ना हो, मदद ही मांग रहा हूँ, उस वीर के लिए जो आगे चलकर बुजुर्ग होगा। आपका वीर नाम है ना? अंकल ने ये बात बहुत ही रहस्यवादी तरीके से बोली। हाँ, मेरा नाम वीर है, लेकिन मैं आपकी बात समझा नहीं। तुम ऐसे नहीं समझोगे। एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। अंकल हंसते हुए बोले। वीर को अंकल की बातें कुछ अजीब सी लगी और वो सुनने को तैयार भी हो गए। ये कहानी है एक लड़के की, जो मांगता पिता अपने बेटे को सब लाकर देता। बेटा पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। एक दिन की बात है, तब संजय 12वीं क्लास में आ गया था। स्कूल से आकर उसने अपने बैग गुस्से से बिस्तर पर फेंका और अपने सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया। माँ बेटे के पास आई और बोली, क्या हुआ संजय, इतना उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा? ये बता बेटा। नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। संजय ने कहा। तो इतना गुस्से में क्यों हो? माँ चिंतित से बोली। माँ, क्या मुझे सपना देखने का कोई हक नहीं है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक क्लर्क का बेटा हूँ। मेरे साथ वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो सब मेरा मजाक बनाते हैं। संजय के पापा भी तो बैंक में क्लर्क है, उनके हाथों में कोई कमी नहीं है पैसे की। संजय ने गुस्से और दुख के स्वर में कहा। माँ ने बेटे को सीने से लगाया और गुस्से से बोली, अरे बेटा, तेरे पापा ठहरे राजा हरिश्चंद्र, किसी से कोई ऊपरी और नीची कमाई करने वाले। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं? हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती। तू परेशान ना हो, शाम को बात करती हूँ तेरे पापा से। उस दिन मैंने गुस्से और गलती से ही सही अपने बेटे के दिमाग में पिता को लेकर गुस्से का बीज डाल दिया। उसको नहीं पता था कि आगे चलकर ये बीज उसको और उसके पति दोनों के लिए घातक होने वाला है। शाम को जब पिताजी आए तो मैंने सारी बात कह डाली। संजय पर्दे के पीछे ये सब सुन रहा था। देखो, मैं भी अपने बेटे की तरक्की चाहता हूँ और मेरा संजय तो वैसे भी होशियार है। संजय चाहे तो वजीफ़ा लेकर भी इंजीनियर कर सकता है। ये बात क्या हुई? अगर वसीबा नहीं मिला तो मतलब उसके सपने तो गए। माँ बोली। उसी दिन संजय को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया। उसने ये नहीं सोचा कि इससे पहले पिताजी मेरी हर बात को पूरी करते आए हैं। उसने कुछ भी नहीं सोचा कि देखो मेरे पिता को मुझ पर कितना भरोसा है। संजय ने 12वीं बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की थी। पिता ने उसका दाखिला एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कराया। उस समय ना मैंने सोचा और ना बेटे ने
आखिर एडमिशन हुआ कैसे। दोनों माँ बेटे एडमिशन होने की खुशी में सब भूल गए। संजय अब कॉलेज जाने लगा था। कॉलेज जाने पर लोगों के हाव भाव देखकर कुछ परिवर्तन संजय में आना स्वाभाविक ही था। नए दोस्त, नए माहौल में संजय काफ़ी बदल गया। एक दिन उसने अपने एक दोस्त के पास नई बाइक देखी। वो कॉलेज से जब घर आया, शाम को जब पिताजी घर आए तो संजय बहुत उत्साह के साथ बोला, पापा जी, आज मैंने अपने दोस्त के पास न्यू बाइक देखी। बहुत ही अच्छी बाइक थी। क्या बाइक थी पापा? लाल और काले रंग की। उस पर बैठ मेरा दोस्त क्या लग रहा था पापा। प्लीज़ पापा, मुझे भी दिला दीजिए। पिताजी ने एक ठंडी सांस ली और बोले, संजय, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको बाइक दिलाऊं। आज तुम्हें बाइक अच्छी लग रही है, कल कार देखोगे। कहाँ से इतना कर पाऊँगा। देखो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। जब नौकरी लग जाए तो सारे शौक पूरे कर लेना। संजय गुस्से से उठा और अपने कमरे में ये बोलता हुआ चला गया कि इनसे तो कुछ भी मांगना बेकार है। कुछ भी चीज़ के लिए पैसे होते ही नहीं हैं। पिताजी को ये बात सुन दुख हुआ। माँ किचन में काम कर रही थी, वहाँ से हाथ पोंछते हुए आई। पिताजी के पास आते हुए बोली कि क्या हुआ जी? संजय बाइक की ज़िद कर रहा है, इसको समझाओ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कॉलेज के एडमिशन के लिए मैंने लोन लिया है। संजय, और तुमने भी ये जानने का एक बार भी प्रयास नहीं किया। पत्नी ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप परेशान मत हो। हमारा बेटा जब कमाने लगेगा तब लोन भी उतर जाएगा। लेकिन पता नहीं पिताजी को ये आभास हो गया कि उनका संजय अब पहले जैसा नहीं रहा। वो दिन रात मेहनत करते, ओवर टाइम करते ताकि लोन उतर जाए, लेकिन संजय को कोई मतलब नहीं था। दिन प्रतिदिन बस वो अपने पिताजी को गलत समझता रहता। समय बीता और संजय ने अच्छे नंबरों के साथ अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, जिसकी वजह से एक अच्छी कंपनी में उसको नौकरी मिल गई। अब तो संजय 7वें आसमान पर था। घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। अपनी पहली सैलरी से वो बाइक लेकर आया। उसने बाइक अपने पिता के सामने खड़ी की और बोला, देखो पापा, आपने कहा था ना खुद के पैसों से बाइक ले लेना। देख लो, ले ली मैंने बाइक, और आगे चलकर कार भी लूँगा। पिताजी ने हंसते हुए कहा कि क्यों नहीं बेटा, ज़रूर। बेटे के शब्द पिता को कहीं ना कहीं चुभ गए हो, लेकिन पिताजी वहाँ कुछ असहाय महसूस करते। वो माँ से भी कहते, सुनो, यहाँ से चलो, लेकिन माँ बेटे के मुंह में कुछ समझ ही नहीं पाई। पिताजी अब रिटायर हो गए थे। समय घर पर ही बीता। संजय की जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज हो रही थी, माता पिता के साथ उसका व्यवहार भी बदलता जा रहा था। खासकर पिताजी से तो आए दिन वो कुछ ना कुछ मुंहजोरी करता ही रहता था। कुछ सालों बाद संजय ने अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद संजय के बेटे के कुछ साल बाद बेटे का जन्म हुआ। सब बहुत खुश थे, लेकिन पिताजी की आंखें फिर भी एक डर और खामोशी लिए रहती। माँ भी अब कुछ कुछ समझ रही थी। पिता पुत्र के व्यवहार से वो भी परेशान हो चुकी थी। संजय ना तो बच्चों का ना पत्नी का लिहाज करता। आए दिन वो सबके सामने पिता को डांट भी देता। पिताजी लाचारी से चुप रह जाते। यह सब देख माँ परेशान रहने लगी और एक दिन चल बसी। पिताजी का एक सहारा माँ ही थी, वो भी चली गई। एक दिन की बात है, पिताजी खाना खा रहे थे। बुढ़ापे की वजह से हाथ कुछ कांपने लगे थे। गलती से खाना टेबल पर गिर गया, जिससे संजय की बीवी का मुंह बन गया। पत्नी को ऐसा करता देख संजय गुस्से में उठा और पिताजी का बाजू पकड़कर उन्हें वहां से उठाकर उनके कमरे में ले गया। वहां जोर से अपने पिता से बोला, आपको तमीज़ नहीं है क्या खाना खाने की? आज शायद पिताजी से भी रहा नहीं गया। वो बोले, अरे जिस आदमी ने तुझको खाना सिखाया आज उसको ऐसे बोल रहा है। तुझे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, सिर्फ इसीलिए कि आज तो मुझे अपने बीवी बच्चों के सामने
जलील करे। ऐसा कहते हुए उनकी आंखें भर आई। संजय फिर बोला, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? मैंने खुद किया है। हाँ, मैंने क्या किया है? याद रख, तेरा भी बेटा है। उसके सामने तूने मुझे इतना कुछ कह दिया। एक दिन तुझे सब समझ आ जाएगा। संजय के दोनों बच्चे अपने दादाजी के बेडरूम के बाहर सब सुन रहे थे, खासकर संजय का बेटा। पिताजी ने कुछ सोचा और शाम को सामान लेकर अपने पुराने वाले घर में रहने के लिए चले गए और 1 साल बाद उनका देहांत हो गया। संजय पर कोई जिम्मेदारी नहीं रही। अब वो सिर्फ अपने बच्चों को खुश देखना चाहता था, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता। संजय के जीवन में भी कई मोड़ आए, जो कि उसके पिता के जीवन में भी आए थे। बच्चों का मन विदेश में पढ़ाई करने का था। जैसे तैसे उसने दोनों बच्चों का विदेश में दाखिला कराया। वहीं विदेश में बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी करने लग गए। संजय और उसकी बीवी यहाँ अकेले रह गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा, बुढ़ापा भी आने लगा। संजय और उसकी पत्नी विदेश आते जाते रहते। इसके बाद दोनों बच्चों ने विदेश में ही अपने पसंद से जीवन साथी के साथ शादी कर ली। शादी के बाद बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, जो कि आना ही था। बच्चे अपने जीवन साथी के हो गए। कुछ समय बाद बच्चे भी माता पिता बन गए और अब वो अपने बच्चों की देखभाल में बिजी हो गए। वो माता पिता को अब उतना विदेश नहीं बुलाते थे जितना पहले हुआ करता था। फिर भी सब नॉर्मल ही चल रहा था। एक दिन की बात है, संजय और उसकी पत्नी अपने बेटे के परिवार के साथ खाना खा रहे होते हैं। ये बात विदेश की है। तभी सूप बहुत गर्म होने की वजह से संजय का मुंह जल गया, जिसकी वजह से उसने मुंह से निकाल दिया और उसके हाथ से चम्मच छूट गए। कपड़े भी खराब हो गए। संजय की बीवी ने उसको पानी दिया ताकि कुछ राहत मिले। बेटे की पत्नी ये देखा तो देखते ही बेटे ने ज़ोर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, आपको खाना खाने की भी तमीज़ नहीं है। अगर सूप गर्म था तो नैपकिन नहीं ले सकते थे क्या? उसमें निकाल देते। संजय कुछ कहने को हुआ। इतने में उसका 8 साल का पुत्र बोला, ग्रैंडफादर, यू हैव नो मैनर्स। ये सुनते ही संजय की पत्नी कुछ कहने को हुई, लेकिन संजय ने उसको रोक लिया। रात में सोते हुए संजय अपनी पत्नी से बोला, याद है तुम्हें, ऐसे ही एक दिन मैंने पापा का अपमान किया था और घर से जाते हुए उन्होंने कहा था, तेरा भी बेटा है, याद रख, एक दिन तुझे सब समझ आएगा। इतना सुनते ही संजय की पत्नी रोने लगी। वो बोली, सही कह रहे हैं आप। अपने बड़ों का अपमान, वो भी अपने बच्चों के सामने, करने का यही परिणाम होता है। इस घटना के 2 दिन बाद दोनों पति पत्नी वापस विदेश से हिंदुस्तान आ गए। यहाँ वापस आने के बाद संजय एक दिन अपने पिता के संदूक, जिसमें उनके कपड़े होते हैं, उसको अपने स्टोर रूम से निकाल देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। संजय ने संदूक खोला और उसमें रखे सामान को देखने लगा। उसकी बीवी उसके पास ही ज़मीन पर बैठ गई। वो भी अपने किए पर दुखी थी। तभी कपड़ों के बीच में से संजय को एक फ़ाइल मिली। उसने उत्सुकता से फाइल को खोला। उसकी बीवी भी देखने लगी कि क्या है। संजय धीरे से बोला, बैंक के कागज़ लग रहे हैं। उसने पढ़ा तो वो लोन के कागज़ थे। उसके एजुकेशन लोन के कागज़, 5 लाख का लोन था। उन कागज़ों में से कुछ पर्चियाँ संजय के पैरों में गिरी, जिसको संजय ने उठाकर देखा तो वो किसी फैक्ट्री की डेली पगार की रसीद थी, जिसमें लिखा था 5000%। संजय को सब समझ आ गया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, बताओ तो सही, क्यों रो रहे हो आप? संजय ने रोते हुए कहा कि पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए लोन दिया था और उसको चुकाने के लिए उन्होंने ओवर टाइम के साथ साथ एक फैक्ट्री में 5000 की नौकरी भी की। उन्होंने मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं और मेरी नौकरी लगने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बताया।
संजय थोड़ा संभल कर बोला, हाँ उन्होंने सोचा होगा ये मेरी क्या मदद करेगा, अच्छे से बात तक तो करता नहीं। नौकरी लगने के बाद मैं अपने शौक़ पूरे करने में लगा था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इतने महंगे कॉलेज में एडमिशन कैसे हुआ, पैसे कहाँ से आए। मैं तो एडमिशन और नए दोस्तों में ही मिल गया और उसके बाद अपनी ज़रूरतों को पूरी करने में। इतना कहते ही अंकल ने लंबी सांस ली। वीर और अंकल की आंखों में आंसू थे। वीर बोला, अंकल आपने बिल्कुल ठीक कहा। अपने बड़े होने में हम भूल ही जाते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे जीवन में क्या योगदान किया है। हम उनका सम्मान करना भूल जाते हैं। हमको बदतमीज़ी करते देख बच्चे भी वही करने लग जाते हैं। अंकल मुझे माफ़ कर दे। आगे से मैं कभी निखिल के सामने और अकेले में भी कभी पापा के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। कहकर वीर भी रोने सा लगा। उसका गला रौंद गया। अंकल ने उसके पीठ पर हाथ फेरा। तब थोड़ा वीर खुद को संभालते हुए बोला और हंसते हुए बोला, अंकल आप भी मुझे अपने बेटे की तरह समझे, किसी बात की फिक्र ना करें। अंकल ने हंसते हुए उसको देखा, फिर बोले, चलो बेटा घर चलते हैं। तुम्हारा बेटा भी घर चला गया। 5 बजे से 7 बज गए। वीर ने घड़ी देखी और बोला, हाँ हाँ अंकल सही कहा। अच्छा अंकल ये बताएं कि ये संजय कौन है, इनका आपसे क्या रिश्ता है, आप इनके क्या लगते थे। अंकल बेड से उठते हुए और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं ही हूँ संजय। वीर वहीं बैठा रह जाता है, बस वो अंकल को जाते हुए देखने लगता है। दोस्तों माता पिता हमारे लिए अमूल्य हैं, उनका सम्मान सदैव करना चाहिए। ये कभी ना भूलना कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जैसा बोओगे वैसा ही कल काटना पड़ेगा। दोस्तों इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।